जैसे कि आपको पता ही होगा, सब व्यूअर लोग या छात्र लोग जो देख रहे हैं कि हम पूरा कम्पिटिटिव या कोई भी क्लास का हो, 10th 11th 12th, आज हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं। जैसे हम पॉलिटी के भी ऊपर डाल रहे हैं, हिस्ट्री के भी ऊपर भी डाल रहे हैं, और किसके ऊपर डाल रहे हैं बाबू, और ये ज्योग्राफी के ऊपर भी डाले हैं, हिस्ट्री के ऊपर डाले, हिंदी व्याकरण भी डाले हैं, अब पॉलिटी भी डाले हैं। अगर आप लोग अच्छा से देखते हैं, आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करते हैं, शेयर करते हैं दोस्तों के पास, तो आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी हम बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध मतलब क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, सब हम इस पे वीडियो पे डालेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राष्ट्रीय संबंध, ये सब बताएंगे बाबू, इससे टेंशन लेना नहीं है। और ये भी हम बताने का प्रयास करेंगे कि जो नोबेल पुरस्कार मिलता है तो उस पुरस्कार का क्या होता है, उससे लाभ मिलता है हमने। जैसे गोल्ड मेडल मिला तो वो गोल्ड मेडल के वो जो आदमी को मिला, उस गोल्ड मेडल जो लेगा ताखा पर रख देगा कि वो गोल्ड मेडल का सही में कहीं ना उसका उपयोग होता है, तो उपयोग होता है। जैसे किसको साहित्यिक पुरस्कार मिला, जैसे किसी को जैसे अभी जैसे क्रिकेट में मिलता है अर्जुन पुरस्कार, तो अर्जुन पुरस्कार मिला तो वो सिर्फ ढड्ढा यानी कॉपी मिला या बैच मिला तो उसका थोड़ा लाभ कुछ होता है, तो होता है। जैसे विदेश में घूमने की यात्रा भारत सरकार भरती है, मतलब घूमने की यात्रा क्या होता है, फ्री होता है, कौन भरेगा, भारत सरकार भरती है उसकी बिल। तो ये सब कुछ फायदा होता है। तो अगर आप लोग आप लोग हमको साथ दीजिएगा तो हम आपको सब चीज़ बताने का प्रयास करेंगे जितना हम जानते हैं। इसलिए हम कहते हैं अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाबू एक से एक वीडियो डालेंगे, टेंशन नहीं लेना, एकदम A to Z डालेंगे। दुनिया का जितना भी भंडार है मेरे पास, मतलब मेरे पास जितना मेरे अनुसार, मेरे अंदर जितना सामर्थ्य है उनके अनुसार हम डालने का प्रयास करेंगे। हम काहे कह देंगे दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञाता हम ही है, ऐसा नहीं होता है। आया समझे? तो आज हिस्ट्री में हम हिस्ट्री का जैसे हम चालू किए थे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो हम नेक्स्ट वीडियो, ये अगला वीडियो हम जो डाले थे उसमें हम बताए थे राष्ट्रवाद आखिरकार क्या होता है। जिसको राष्ट्रवाद नहीं समझ में आता है वो मेरा अगला वीडियो देख ले। आज बताते हैं बाबू कि जो पीछे बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या है। अब देखो प्रश्न यही है, लेकिन यहाँ पर समझने का फेर है। प्रश्न समझ गया, सब समझ गया। देखो बाबू बोला गया है कि 1789 ईस्वी के जो फ्रांस में क्रांति हुआ था वो किस कारण हुआ था। अब क्रांति लग रहा है मार धाड़ एक्शन से भरपूर, लेकिन क्रांति का मतलब होता है बाबू परिवर्तन। क्या होता है अर्थ इसका, मूल अर्थ परिवर्तन होता है। तो 1789 ईस्वी में जो फ्रांस में परिवर्तन हुआ था बाबू, उसका कोई कारण हुआ होगा, तभी तो परिवर्तन हुआ होगा। प्रश्न ये कह रहा है, ऐसे नहीं पढ़ते क्रांति मतलब लग रहा है लड़ाई झगड़ा, नहीं लग रहा है। लेकिन क्रांति का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है बाबू, परिवर्तन। तो प्रश्न तुमसे ये कहना चाह रहा है कि 1789 ईस्वी में जो भी फ्रांस में परिवर्तन हुआ था उसका मुख्य कारण क्या क्या है। उत्तर लिखें, यही तो लिखना है। तो लिखना है हम लोग को बाबू 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण, कौन कौन मुख्य कारण है। 1789 ईस्वी का, 1789 ईस्वी के फ्रांस की, क्या बाबू, फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या, मुख्य कारण निम्न है, निम्न है जो इस प्रकार है। किस प्रकार है लिखने का प्रयास करेंगे। पहला कारण क्या है, राजनीतिक आर्थिक। पहला क्या है जी, राजनीतिक। उसके बाद क्या है, आर्थिक। उसके बाद क्या है, सामाजिक। उसके बाद क्या है बाबू, सामाजिक एवं बौद्धिक कारणों को माना जाता है, एवं बौद्धिक कारणों को माना जाता है। ये सब समझाने का भी प्रयास करेंगे, टेंशन न लो। बौद्धिक कारणों को माना जाता है, क्या माना जाता है, बौद्धिक कारणों को माना जाता है। और फ्रांस की क्रांति के समय बाबू निरंकुशवादी शासक लुई 16वां था। क्या बोल रहे हैं, फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ के शासक कौन थे, एक निरंकुशवादी लुई, कौन थे, लुई 16वां थे। कौन थे बाबू, लुई 16वां थे। इसके काल में क्या था, भ्रष्टाचार का बोलबाला था। इसके काल में क्या था बाबू, इसके काल में मतलब लुई 16वां के काल में क्या था, इसके काल में क्या था बाबू,
4 का क्या था? बोलबाला था। क्या था? बोलबाला था। भ्रष्टाचार का बोलबाला था। सभी प्रदेशों की आर्थिक स्थिति खराब थी। इसके बाद क्या हो जाएगा? सभी प्रदेशों की क्या थी जी? आर्थिक स्थिति क्या थे बाबू? बहुत ही खराब थी। आर्थिक स्थिति क्या थी? खराब थी। जबकि पादरी एवं कुलीन वर्ग की स्थिति क्या थी? अच्छी थी। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिखते हैं, जबकि पादरी एवं कुलीन वर्ग की स्थिति क्या था जी? स्थिति बहुत ही क्या थी? अच्छी थी। बहुत ही अच्छी थी। इस क्रांति के मार्ग को वाल्टेयर, रूसी तथा मोंटेस्क्यू ने आगे बढ़ाया। इस क्रांति को कौन बढ़ाया बाबू? तो वाल्टेयर एवं मोंटेस्क्यू ने आगे बढ़ाया इस क्रांति को। और समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, अब एक एक चीज हम समझाने का प्रयास आपको करते हैं। नहीं समझ में आया अभी, एक नहीं समझ में आया, कोई टेंशन नहीं, अब समझने का प्रयास हम करते हैं। ये है पॉइंट बाबू, इस सबसे लास्ट वाला पॉइंट है ये वाला। अब देखो बाबू, प्रश्न क्या कर रहा था बाबू कि 1789 ईस्वी के फ्रांस, 1789 ईस्वी जो फ्रांस में बदलाव हुआ था, यानी परिवर्तन हुआ था, उसका कारण क्या था? कुछ भी परिवर्तन होता है तो पीछे कारण छुपा हुआ रहता है। क्यों परिवर्तन हुआ? तो उसी के कारण लिखेंगे बाबू। 1789 ईस्वी के फ्रांस में जो परिवर्तन हुआ है, यानी क्रांति के मुख्य कारण निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। पहला क्या है? राजनीतिक। दूसरा क्या है? आर्थिक। तीसरा क्या है? सामाजिक एवं बौद्धिक कारणों को माना जाता है। मुख्य रूप से इन्हीं चारों को माना जाता है कि यही कारण के कारण फ्रांस में क्या हुआ था बाबू? क्रांति का मुख्य कारण माना जाता है। अभी भी समझने का प्रयास करते हैं क्यों ये सब कारण हुआ था बाबू। क्योंकि जब फ्रांस की परिवर्तन हो रहा था तो वहां का एक शासक था, उसका नाम क्या था बाबू? लुई 16वां था। और लुई 16वां एक निरंकुशवादी शासक था। निरंकुशवादी का तात्पर्य होता है बाबू, जो शासन कर रहा है उस पर क्या? जिस पर कोई अंकुश ना हो, जिस पर कोई अंकुश ना हो, जिस पर कोई अंकुश ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? निरंकुशवादी बोलते हैं। अब जोड़ो ना बाबू, अगर निरंकुशवादी मतलब क्या? जिस पर कोई लगाम या अंकुश ना हो तो क्या होगा बाबू? अपने हिसाब से राजनीति करेगा, अपने हिसाब से आर्थिक स्थिति चलाएगा, सामाजिक पीड़िता क्या होगा? समाज में भेदभाव होगा। और बौद्धिक कारण को माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। तो मेन कारण यही है बाबू कि फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक थे लुई 16वां, जो एक निरंकुशवादी थे। इस पर कोई तरह का अंकुश नहीं था, अपना मनमानी करते थे। अपना क्या करते थे? मनमानी करते थे। तो अब फिर क्या है बाबू? ये तो हो गया। अब इसके काल में क्या था बाबू? जब कोई अंकुशे नहीं रहेगा, जब कोई लगावे नहीं रहेगा लुई 16वां पर, तो क्या होगा बाबू? भ्रष्टाचार का बोलबाला होगा कि नहीं होगा? कोई समझो, एक इमेजिन करो कि जब फ्रांस में क्रांति क्यों हुआ होगा। लुई 16वां एक ऐसा शासक था जो क्या था बाबू? निरंकुशवादी शासक था। उस पर कोई तरह का कोई रोक टोक करने वाला नहीं। निरंकुशवादी का तात्पर्य होता है उस पर कोई अंकुश ना हो, कोई अंकुश लगाने वाला ना हो, मतलब कोई रोक टोक करने वाला ना हो। अगर रोक टोक नहीं करेगा तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अपना मनमानी ढंग से शासन करेगा, अपना मनमानी ढंग से टैक्स बढ़ाएगा, जिसको बोलते हैं कर बढ़ाएगा। अब 2 गुना कर लेता 4 गुना लेगा, 5 गुना लेता तो 10 गुना लेगा। तो भ्रष्टाचार फैलेगा कि नहीं फैलेगा? उससे राजनीतिक भी भ्रष्टाचार होगा कि नहीं होगा? आर्थिक भी होगा कि नहीं होगा? और समाज में क्रूरता फैलेगा कि नहीं फैलेगा? यानी भ्रष्टाचार में सरकार के खिलाफ। तो यही मुख्य कारण माना जाता है। और फिर क्या बाबू? भ्रष्टाचार का बोलबाला था। और सभी प्रदेशों में क्या हो गई थी बाबू? आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। आर्थिक स्थिति खराब नहीं होगा, जितना टैक्स लेना था उससे ज़्यादा ले रहा है, वही आराम में उड़ा रहा है, तो खर्च होगा ना बाबू। फिर आगे क्या है? जबकि देखो, यही इसका एक कांड है कि जबकि पादरी किसको बोलते हैं? जो चर्च में रहते हैं, उसी समय ये सब क्या करते थे बाबू? ज्ञान देते थे, यानी शिक्षक का काम करते थे। तो जबकि पादरी एवं कुलीन वर्ग की स्थिति क्या थी बाबू? बहुत ही अच्छी स्थिति थी। और अब बताओ, अब एक क्वेश्चन पूछता है बाबू कि 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का जो है उसको आगे किसने बढ़ाया था? तो वाल्टेयर। और किसने बढ़ाया था बाबू? मोंटेस्क्यू ने बढ़ाया था। ये तो सब्जेक्टिव हो गया बाबू। कोई भी बिहार दरोगा ले लो, बिहार पुलिस ले लो, दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, उसे पूछता है। और ये तो क्लास 10th और
11-12 का तो सौभाग्य है कि एकदम 100% पूछा। देखो बाबू ऑब्जेक्टिव क्या बनता है, पहले तो ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, तो 1789 ईस्वी में हुआ था। ये तो यूपी बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें पूछ रहा था कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, तो 1789 ईस्वी में। इसलिए बोल रहे हैं बाबू कि इंपॉर्टेंट, बहुत एकदम इंपॉर्टेंट। हम जितना भी वीडियो डाले हैं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव हो, चाहे 10 क्लास हो, चाहे 12 क्लास हो, क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। इसलिए बोले हमें, आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। क्या बोल रहा है बाबू, पहला पूछेगा क्या क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, तो कब हुआ था, देखो तो यहीं तो लिखा हुआ है 1789 ईस्वी में। फिर लिखेगा कि फ्रांस की क्रांति को आगे बढ़ाने का कार्य किसने जारी रखा था, तो किसने जारी रखा था बाबू, वॉल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू ने रखा था, मतलब इस क्रांति को आगे बढ़ाया था। अब एक और पूछेगा बाबू कि जब फ्रांस की क्रांति हुआ था तो वहां का शासक कौन था, तो वहां का शासक लुई 16वां था। कौन था बाबू, लुई 16वां था, जो एक कैसा शासक था, निरंकुशवादी शासक था। और जब फिर एक और क्वेश्चन पूछेगा बाबू कि जब फ्रांस की क्रांति हो रहा था तो वहाँ का समाज का कैसा हो रहा था, तो वहाँ समाज कैसा हो रहा था, इसके कारण समाज में क्या था बाबू, भ्रष्टाचार का बोलबाला था और सभी प्रदेशों में आर्थिक स्थिति क्या थी, खराब थी। एक क्वेश्चन आप पूछता है बाबू कि जब 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हो रही थी या हो रहा था, तो उस समय किसकी स्थिति अच्छी मानी जाती थी, तो किसकी स्थिति अच्छी मानी जाती थी, पादरी एवं कुलीन वर्ग की स्थिति अच्छी मानी जाती थी। देखो तो बाबू ऐसा पढ़ो कि सब्जेक्टिव भी बने और ऑब्जेक्टिव भी बने। आ रहा है समझ में? हिस्ट्री का ये क्वेश्चन फॉर्म में इसलिए हम समझाने का प्रयास करते हैं कि आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन भी समझ में आ जाए और ऑब्जेक्टिव भी पूछे तो ऑब्जेक्टिव भी मार दे। आ रहा है समझ में? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसके लिए देखो बाबू, जितना आप वीडियो शेयर कीजिएगा, मेरा सब्सक्राइब बढ़ेगा, तो उससे हमको क्या होगा, उससे उत्साह मिलेगा तो और हम एफर्ट करेंगे कि और कितना आसान शब्दों में आपको हम बयां कर पाए या समझा पाएँ। इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।